हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीवाई फिज़िक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अपने इस लेक्चर सीरीज़ में हम मैथमेटिकल फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अपने पहले लेक्चर में हमने इसके सिलेबस और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है फर्स्ट यूनिट का कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बारे में पढ़ाई की थी। इस लेक्चर सीरीज़ में हम आज के लेक्चर में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेखा अल्पांश, आयतन अल्पांश और पृष्ठ अल्पांश के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। लास्ट के लेक्चर में हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बेस वेक्टर, स्केल फैक्टर यानी आधार सदिश, स्केल गुणक और यूनिट वेक्टर, इन 3 पॉइंटों के बारे में डिस्कस कर लिया था। बेस वेक्टर को लिखा जाता है BI वेक्टर, जिसका वैल्यू होता है, जिसका मान होता है डेल R वेक्टर बाई डेल UI। मतलब विस्थापन सदिश में, या फिर ऐसे कहें कि स्थिति सदिश में UI के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अच्छा, जहाँ पर UI कितना होता है, ये होता है या तो U1 होगा या U2 होगा या फिर U3 होगा। ये 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, UI की यानी कोऑर्डिनेट, क्योंकि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में या कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपकी जो एक्सिस होती हैं वो U1, U2 और U3 एक्सिस होती हैं। अब वक्र की बात करें तो U1, U2 और U3 वक्र होते हैं। ओके, स्केल फैक्टर या फिर स्केल गुणक को हमने रिप्रेजेंट किया था HI से। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका BI वेक्टर है उसका मॉड्यूलस, उसका परिमाण, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर का परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। तो वेक्टर का जो परिमाण है वो तो है HI और उसकी दिशा है वो है EI कैप, जो कि क्या होता है, BI वेक्टर को यदि आप HI से डिवाइड कर दो, यदि आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आप ये सोच रहे होंगे सर अपने ये हमें आती हैं, आप हमें क्यों बता रहे हो, लेकिन शुरू का जो बेसिक पार्ट है उसको एक बार थोड़ा सा दिमाग से निकालना ज़रूरी है। ठीक है, अब कल हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया था कि BI वेक्टर को हम लिख सकते हैं सिग्मा I बराबर 1 to 3 BI वेक्टर DY, या हम लिख सकते हैं कि सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 3 HI EI कैप DUI। ठीक है, ये हम लेके चल सकते हैं। इतना लिख दिया था हमने। अब मान लीजिए कि ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब आगे हमें क्या निकालना है, आगे हमें इसमें कैलकुलेट करना है रेखा अल्पांश। और रेखा अल्पांश कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पास एक कंसेप्ट होता है रेखा अल्पांश। ये रेखा अल्पांश क्या होता है, इसको कहते हैं लाइन एलिमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, इसको लाइन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। देखिए, रेखा अल्पांश को रिप्रेजेंट किया जाता है DL से। तो हम यहाँ पर क्या कर चल रहे हैं, DL स्क्वायर का मान कैलकुलेट करेंगे। हम DL स्क्वायर निकालेंगे, DL स्क्वायर, और लास्ट में इसका अंडर रूट कर देंगे तो अपने पास DL यानी रेखा अल्पांश यानी लाइन एलिमेंट निकल के आ जाएगा। तो DL स्क्वायर को हम लिख सकते हैं DR वेक्टर डॉट DR वेक्टर। अच्छा, ये सॉरी, यहाँ पर ये जो मैंने BI वेक्टर लिखा है इसकी जगह आएगा DR वेक्टर, यहाँ पर आएगा DR वेक्टर। ठीक है, विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको लिख सकते हो DR वेक्टर डॉट DR वेक्टर, क्योंकि DR वेक्टर डॉट DR वेक्टर आएगा DR स्क्वायर। ये क्या आएगा, DR स्क्वायर, और DR स्क्वायर ये क्या है, DL स्क्वायर है। तो DR स्क्वायर को जानबूझकर लिखा गया है DR वेक्टर डॉट DR वेक्टर, यानी स्वयं के साथ स्वतः ही क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। इसका मतलब देखो क्या आएगा, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 3 BI वेक्टर DUI डॉट सिग्मा 1 to 3 BI वेक्टर DUI। ठीक है, अब यदि आप एक यहाँ पर एक पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है
कि इसमें यदि आप आई काम में लेते हो तो इसमें आप जे काम में ले सकते हो, या फिर आप आई काम में लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, सिग्मा तो एक ही है, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 3। बी आई का बी आई के साथ डॉट होगा तो बी आई स्क्वायर बन जाएगा, बी आई स्क्वायर, और डी यू आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो जाएगी, डी यू आई इंटू डी यू आई क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको ओपन करके लिखना चाहो, समेसन है, समेसन का मतलब ये सारे तीनों टर्म्स जो पद हैं वो खुल जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 3 तक है, तो सबसे पहले 1 लेगा, इसका मतलब b1 स्क्वायर डी यू वन स्क्वायर, फिर आएगा b2 स्क्वायर डी यू टू स्क्वायर, फिर आएगा b3 स्क्वायर डी यू थ्री स्क्वायर। ठीक है, 3 टर्म्स आ गई। अब चूंकि b1 जो होता है वो होता है h1, भाई b1 स्क्वायर क्या होगा, यदि आप कैलकुलेट करना चाहो आप इसको यहाँ तक छोड़ दें एक बार, समीकरण नंबर 2 दे दें और यहाँ तक इसको लिख लें एक बार। अब आगे का जो पार्ट हम उसको साइड में लिख रहा हूँ एक बार, कि जो बी आई वैक्टर है आपका वो है एच आई ई आई कैप, तो b1 स्क्वायर क्या होगा आपका, h1 स्क्वायर होगा ना, क्योंकि बी आई का बी आई के साथ डॉट लेंगे तो एच आई इंटू एच आई स्क्वायर हो गया, और ई आई कैप डॉट ई आई कैप 1 हो जाएगा, यानी जो b1 स्क्वायर आएगा वो आएगा h1 स्क्वायर। ऐसे ही b2 स्क्वायर क्या आएगा, h2 स्क्वायर सॉरी, और ऐसे ही b3 स्क्वायर आएगा h3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से h1 स्क्वायर, h2 स्क्वायर और h3 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। देखिए आपके पास आ गया डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू h1 स्क्वायर डी यू वन स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर डी यू टू स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर डी यू थ्री स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर या फिर यहाँ से कहें तो डी एल का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, और ये पूरा पार्ट आ जाएगा h1 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपको यहाँ से इस इक्वेशन के बाद से डिसाइड करना है कि u1 एक्सिस की तरफ, u2 एक्सिस की तरफ और u3 एक्सिस की तरफ जो सेपरेट आपके रेखाल्पांश आएंगे, लाइन एलिमेंट आएंगे, वो कितने निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट में u1 वक्र पर या u1 एक्स पर। देखिए u1 एक्स पर, u1 एक्सिस की वक्र की बात करें तो वहाँ u2 और u3 आपस में, क्योंकि u1 से u2 और u3 स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इसका मतलब u1 एक्स पर जो चेंज आएगा u2 व u3 में परिवर्तन या चेंज, du2 और du3 ये दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे। इसका मतलब u1 वक्र की या u1 एक्स की बात करें तो dl की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी dl1 में, और यहाँ से जब ये दोनों पार्ट 0 हो गए तो ये पार्ट बच गया, स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, h1 du1, यानी dl1 की वैल्यू कितनी आ गई, h1 du1। इसी प्रकार से आप लिखोगे कि u2 एक्स पर, u2 एक्सिस पर ओनली u2 में चेंज हो सकता है, u1 और u3 में चेंज, यानी du1 और du3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी, dl2 की। आपको लैंग्वेज ऐसे लिखनी है जैसे यहाँ पर लिखा है सेम, लेकिन वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी dl2 h2 du2। और तीसरा पॉइंट आएगा इसमें u3 एक्स पर या u3 वक्र पर dl3, और उसकी वैल्यू आएगी h3 du3। ठीक है, इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कीजिए।
अच्छा, इसके बाद अब आता है रेखाल्पांश हमने निकाल ही लिया है, जो क्रम से है DL1 का मान H1 DU1, DL2 का मान H2 DU2 और DL3 का मान H3 DU3 अपना निकला है। अब अपने को निकालना है आयतन अल्पांश, यानी वॉल्यूम एलिमेंट। ये वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम एलिमेंट? तो यदि अपन ड्रॉ करें U1, U2 और U3 एक्सिस को, तो जैसे U1 वक्र है, U2 वक्र है और U3 वक्र है। अब इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, इस प्रकार से बन सकता है ये। तो इसके पैरेलल ये सामने वाले, अगर इसके पैरेलल ये, एक तो सरफेस ये बन गई, इसके पैरेलल ये बन गया और इसके पैरेलल ये बन गया, ऐसे ही यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसमें आप इसके पैरेलल और ऐसे बना के ये 3D में बन जाएगा ऐसे, ठीक है, 3D में बन गया, जिसमें ये एक तो U1 वक्र जा रहा है, U2 वक्र जा रहा है और ये U3 वक्र जा रहा है। अब ये जो 3D में स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है क्यूब के जैसा, क्यूब टाइप, ये है आयतन अल्पांश। ये वॉल्यूम एलिमेंट है, आयतन अल्पांश कहलाता है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। इसका आयतन लिखा जाएगा dV। अब इसका आयतन कितना होगा, देखो 0 से मूल बिंदु से यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो लंबाई है ये है DL1, ठीक है। U2 की तरफ ये जो लंबाई है ये है DL2, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और जो ऊंचाई है वो है DL3। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, DL1 को, DL2 को, DL3 को, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो अपने पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा DL1, DL2 और DL3। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी वैल्यू आएगी, देखो तीनों में H1 H2 H3 आता है, तो H1 H2 H3, DU1 DU2 DU3 मल्टीप्लाई करके रखना है, बस कुछ नहीं करना। तो ये अपने पास जो वैल्यू आ रही है, ये फॉर्मूला H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3, ये इस कहलाता है इस वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो ये वॉल्यूम अल्पांश, वॉल्यूम एलिमेंट बना है, आयतन अल्पांश बना है, इसकी वैल्यू, ठीक है। H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3, ओके, नोट कीजिए इसको। देखिए, इसके बाद में है सरफेस एलिमेंट। पहले लाइन एलिमेंट की बात कर रहा है, फिर वॉल्यूम एलिमेंट की बात कर रहा है, और फिर सरफेस एलिमेंट की यानी पृष्ठ अल्पांश की बात करेगा। तीन ही तो होते हैं, या तो रेखा अल्पांश हो सकता है लाइन के अलोंग, या सरफेस के अलोंग सरफेस एलिमेंट हो सकता है, या वॉल्यूम बन सकता है 3D में, यानी 1D 2D और 3D के केस हैं। ये बहुत सिंपल है। सरफेस एलिमेंट का मतलब पृष्ठ बनेगा। तो अपने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी, हालांकि दूसरे वाले में इस प्रकार से लिया था, लेकिन आप ऐसे ले सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। U1 U2 U3, तीन सरफेस तो ये बन गई। इसके बाद में यदि 3D में बनाना है तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये देखिए, ठीक। अब जो U1 वक्र को काटेगा ये वाला सरफेस, ये क्या है, ये कहलाता है DS1, ठीक है, DS1। अब U1 को काट रहा है, इसका मतलब इसमें DL1 तो आएगा ही नहीं, तो चौड़ाई आ सकती है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लंबाई है ये है DL2 और वही इसके बराबर होगी। इसका मतलब ये जो लंबाई है ये है DL2 और ऊंचाई क्या है DL3। तो चौड़ाई को जब ऊंचाई से मल्टीप्लाई करोगे DL2 और DL3 को, तो दोनों मिलकर मल्टीप्लाई होकर क्या प्रदान करेंगे, इस DS1 की वैल्यू यानी एरिया प्रदान करेंगे। तो DS1 क्या आएगा, DL2 DL3। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो DS1 वेक्टर लिखोगे या केवल S1 वेक्टर लिखोगे।
DL थ्रू S2 S3 आ जाएगा, क्योंकि DL2 में S2 DU2 होता है, DL3 में S3 DU3 होता है, सॉरी। तो S2 S3 DU2 DU3 होता है, ठीक है। और वेक्टर लग गया, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन आएगी। अब वेक्टर सरफेस की डायरेक्शन क्या होती है, जैसे इस बोर्ड की डायरेक्शन बतानी हो आपको, ये बोर्ड में प्लेन है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो आउटवर्ड होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। जैसे प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर आपकी तरफ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी। ऐसे ये जो सरफेस बन रहा है इसके आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, और वो डायरेक्शन क्या है, U1 एक्सिस को काट रहा है परपेंडिकुलर, मतलब इवन कैप, क्योंकि U1 के अलोंग जो डायरेक्शन है वो है इवन कैप। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी S2 S3 DU2 DU3 और डायरेक्शन हो जाएगी इवन कैप। ऐसे आप लिख सकते हो DS2 वेक्टर। देखो जब आप 1 लिख रहे हो ना, सिमेट्री आती है यहाँ पर। जब 1 लिखते हो तो 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, और डायरेक्शन यदि 1 आप काम में ले रहे हो तो 1 ही डायरेक्शन आती है। इसका मतलब यदि 2 लिखना है तो 2 के बाद में क्या आता है, 3 आता है, तो S3, 3 के बाद में क्या आता है, 1 आता है, तो DU3 DU1, और यहाँ डायरेक्शन आ जाएगी E2 कैप। इसी प्रकार से DS3 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, तो यहाँ से DU1 DU2 और डायरेक्शन आ जाएगी E3 कैप। ये 3 तो हो गए सरफेस वेक्टर या सरफेस एलिमेंट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो U1 को काट रहा है, U1 के परपेंडिकुलर है, वो है DS2, यानी ये वाला प्लेन, ये है DS2, और जो U3 को काटेगा ये वाला प्लेन ऊपर, ये है DS3 वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही DS1 DS2 और DS3 हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। आप इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अदिश क्षेत्र की प्रवणता। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स EMT वाले पेपर में था, कार्तीय निर्देश तंत्र में अदिश क्षेत्र की प्रवणता। यहाँ है वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में, यानी वहाँ XYZ चलते थे और यहाँ पर चलेंगे U1 U2 एंड U3। बहुत ही सिंपल मैनर में सिस्टमेटिक तरीके से आपको याद होना चाहिए एक एक चीज़। आप जब सेकंड लेक्चर देखो तो फर्स्ट लेक्चर पूरा थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके बैठें 4-5 मिनट में। जब थर्ड लेक्चर देखें तो उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करके देखें कि एक बार पेज ही तो पलटने हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक बार दिमाग के अंदर चलनी चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, तब जाके आपकी जो पढ़ाई है वो सही वे में चलेगी, सही तरीके से चलेगी, ठीक है। तो हमेशा एक सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर से ही आपको मोटिवेशन मिले, क्योंकि बाहर का मोटिवेशन ज़्यादा टिकता नहीं है। इसलिए हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहें और एक लक्ष्य की तरफ बढ़िए, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही आपके एक शुभकामना है आपके लिए, या ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लगातार अपने जो मेहनत कर रहे हैं उसमें मेहनत करते रहें और अपना जो टारगेट है आपका उसको अचीव करें। थैंक यू वेरी मच।